वेरी वार्म वेलकम माय व्यूअर्स। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 आर्थिक आयोजन। ध्यान रहे ये सब हम कंप्लीट कर रहे हैं ल्यूसेंट सब्जेक्टिव से। हमने ऑलरेडी अपना 3 चैप्टर कवर कर लिया है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो कि 4th चैप्टर है आर्थिक आयोजन, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। आर्थिक आयोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। भारत में आर्थिक आयोजन के निर्धारित उद्देश्य कौन कौन से हैं? आर्थिक समृद्धि, आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना, गरीबी का निवारण करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। नोट: केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 में वर्धा बैठक में स्वीकृत किया था। किसका? तो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। ठीक है, 1944 में बॉम्बे में के 8 उद्योगपतियों, कब? 1944 में बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर आर्देशिर दलाल थे। स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का विचार यहीं से लिया गया था। 1944 ईस्वी में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग खोला। भारत सरकार ने किसका? नियोजन एवं विकास विभाग करके। इसी वर्ष श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाई। इसी वर्ष कब? 1944 में। 1945 में श्री एम एन राय ने यानी मानवेंद्र नाथ राय ने जन योजना यानी पीपल्स प्लान बनाई। सन 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित किया। ध्यान रहे तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने कौन सा बनाया था? गांधीवादी योजना। कब? 1944 में। 1944 में एम एन राय ने 1945 में जन योजना बनाई और जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना। कब? 1950 में। स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 में यानी 1947 में स्वतंत्रता पश्चात यानी कि आज़ादी के बाद पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन एक गैर सांविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक लागू हुई थी? 1951 से 1956 तक लागू हुई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई थी। प्रथम योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष जो थे गुलजारी लाल नंदा थे। वेरी इंपॉर्टेंट। तो अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑब्वियसली प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं अगर उपाध्यक्ष की और नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो इसके गुलजारी लाल नंदा क्या थे? प्रथम उपाध्यक्ष थे। 15 अगस्त 2014 ईस्वी को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। अब है उसके बाद फिर ये योजना आयोग क्या बन गया? नीति आयोग बन गया। ठीक है, नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। यह योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि हुई। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गईं, जैसे कि भाखड़ा नागल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना इत्यादि। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई, यानी सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई तथा इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की गई। नोट: सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 में किया गया था। अब है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1956 से 1961 ईस्वी के बीच हुआ है। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। वन सेकेंड।
तो इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि व्यय की गई। द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि व्यय किया गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा भारी उद्योग और खनिजों को द्वितीय प्राथमिकता जो है यातायात और संचार को दी गई। अनेक महत्वपूर्ण वृहद उद्योग जैसे कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पंचवर्षीय योजनाएं, लक्ष्य एवं उपलब्धियां। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, 1951 से 1956, ठीक है। - 1951 से 1956। लक्ष्य क्या था, 2.1%। उपलब्धि कितना हुआ था, 3.60%। सबसे ज़्यादा किस में हुआ है उपलब्धि, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे ज़्यादा किस में हुआ है, 8.3%, 11वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। कब थी 11वीं पंचवर्षीय योजना, 2007 से 12, और 9% लक्ष्य था, 8.3% सर्वाधिक प्राप्ति। और सबसे मिनिमम कितना प्राप्त हुआ था, सबसे कम किस योजना में प्राप्त हुआ था, आपको फाइंड आउट करना है। 2.8% हुआ था, किसमें, तृतीय पंचवर्षीय योजना। कब था, 1961 से 66। 5.6% का लक्ष्य था, बट प्राप्त उपलब्धि थी 2.8% की। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, तीसरी 1961 से 66। उसके बाद क्या हुआ था, योजना अवकाश हुआ था, ठीक है, 66 से 69 तक। 1966 से 69 तक योजना अवकाश था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक। छठी 78 से 80 जो था अनवरत योजना कहा गया था, इसको रोलिंग प्लान कहा गया था। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। ध्यान रहे 1990 से 1992 तक फिर से योजना अवकाश हुआ था। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, 10वीं 2002 से 2007। इसी दौरान सर्व शिक्षा अभियान भी लागू हुआ था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच में हुआ था, ठीक है। इसके अतिरिक्त 7 वार्षिक योजनाएं भी बनी थी। कौन कौन सी, तो 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69, जिसको हम योजना अवकाश में जोड़े थे। वहीं 1978 से 79, 79 से 80 जो अनवरत योजना रोलिंग प्लान। वहीं 1990 से 91, 91 से 92 फिर से योजना अवकाश। आर्थिक नोट, आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की संवर्ती सूची में यानी 7वीं अनुसूची के संवर्ती सूची में रखा गया है। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, अब आते हैं हम तृतीय पंचवर्षीय योजना में, जो था 1961 से 66 के बीच। यह योजना जॉनसन डी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट। इस योजना के अंतर्गत 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो यानी कि झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। किसके सहयोग से? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो में, झारखंड के बोकारो में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध
भारत पाकिस्तान युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखा था। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रहे तीसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे कम हुआ था उपलब्धि था। ठीक है, 2.8%। इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म दिया था। हरित क्रांति कब था? 1960 से 70 के दशक में। भारत में हरित क्रांति, नोट, भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन ई बोरलॉग थे। ये जीके के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारत के कौन थे? MS स्वामीनाथन। बट अगर वर्ल्ड की बात करें, विश्व की बात करें, तो उसके कौन थे? नॉर्मन ई बोरलॉग थे। इस योजना के दौरान पहला राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB की स्थापना 1965 में आनंद नामक स्थान पर हुई। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1962 में अंबिका नगर में की गई। वहीं ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम 1960 में शुरू किया गया। गहन मवेशी विकास परियोजना 1964 में शुरू की गई। नेक्स्ट आते हैं योजना अवकाश के बारे में, जो 1966 से 1969 तक रहा था। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गईं। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों की कमी, मूल्य स्तर में वृद्धि इत्यादि रही। इस दौरान 3.8% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हो सकी। नोट, भारत में योजना अवधि में 3 बार योजना अवकाश आया। ठीक है, अब है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, जिसे मैंने ऊपर देख लिया। अब है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। क्या है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना? यह योजना DR गार्गिल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया, यानी पहली बार सामाजिक न्याय को महत्व दिया गया। ध्यान रहे, इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रहे। कौन सी दर? तो कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रहे। वेरी इंपॉर्टेंट। इस योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में लागू किए गए। इस योजना में क्षेत्रीय विषमता दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई। संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम, लक्षित समूह उपागम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपागम आदि विकास केंद्र उपागम के घटक थे। नोट, विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल जो है कब दिया गया? 5वीं योजना में दिया गया। श्वेत क्रांति यानी कि ऑपरेशन फ्लड इसी योजना के काल में प्रारंभ की गई। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं को मिलने वाली प्रीवी पर्स की समाप्ति, हरित क्रांति के नतीजे, भारत पाक युद्ध इस योजना अवधि के दौरान ही हुए। महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस योजना के दौरान एकाधिक और प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम 1969 शुरू किया गया था। बफर स्टॉक की अवधारणा को चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। 5 मिलियन टन खाद्यान्न के बफर स्टॉक की परिकल्पना की गई थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट इस हिसाब से चौथी पंचवर्षीय योजना। इस योजना के दौरान ही 1971 में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा पेश किया गया। इस योजना ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही। इसकी विफलता का कारण मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था। ठीक है, अब आते हैं हम 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1974 से 1978 तक रहा था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। यह योजना केवल 4 वर्ष की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली 4 ईयर्स के लिए थे। इस योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 की शुरुआत की गई। अब है नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम व काम के बदले अनाज कार्यक्रम संबंधी कार्यक्रम का संबंध इसी योजना से है। योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई एवं तत्पश्चात उद्योग एवं खनिज क्षेत्र को। जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को सन 1978 में ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया। किसके द्वारा? जनता पार्टी के सरकार के द्वारा। ठीक है, ध्यान रहे ये केवल 4 वर्ष की ही थी।
तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी योजना जो है केवल 4 वर्ष की ही थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। ओके, 5वीं पंचवर्षीय योजना ने अपना 5 वर्ष पूरा नहीं कर पाया, यानी 4 वर्ष तक ही रहा था। नेक्स्ट है हम पढ़ते हैं अनवरत योजना, जिसे हम कहते हैं रोलिंग प्लान। 1978 से 1980 तक था। 1978 से 83 अवधि के लिए अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बनाई गई, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा 1980 में ही समाप्त कर दी गई। इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार, सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई। नोट, अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिडल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था। ये हमने पढ़ा था एनसीईआरटी सार संग्रह में भी ऑब्जेक्टिव है। तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लकरावाला को जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम नेक्स्ट आते हैं छठी पंचवर्षीय योजना, जो 1980 से 1985 तक रहा था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि थी। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे कि महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए। नेक्स्ट है सातवीं पंचवर्षीय योजना, जो 1985 से 1990 तक रहा था। इस प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना तथा रोजगार के अधिक अवसर जुटाना, साम्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना, तीसरा सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना, चौथा देशी तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना था। भोजन, काम और उत्पादन, ध्यान रहे, भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% की प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई। इस योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्राइवेट सेक्टर को सर्विस सेक्टर यानी जो पब्लिक सेक्टर से ज़्यादा वरीयता किस में दी गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना में। ओके, सॉरी, सातवीं पंचवर्षीय योजना में। इस योजना में के दौरान जवाहर रोजगार योजना यानी 1989 में शुरू की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 में की गई थी। क्या था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? तो ये शुरू किया गया था कि प्राथमिक जो विद्यालय है उसमें सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, जो बेसिक सुविधाएं होती हैं उससे उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, बोल रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा मिशन 1988 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू हुआ था? तो 1988 में। वेरी इंपॉर्टेंट। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक कार्यकारी निकाय के रूप में हुई थी। ओके, नेक्स्ट। अभी योजना अवकाश 1990-92 में हुआ था। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992, 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण 1 वर्षीय योजना बनाई गई थी, जिसे योजना अवकाश कहते हैं। इस योजना अवधि में कर सुधार संबंधी चलैया समिति 1991 में नियुक्त की गई थी। फरवरी 1992 में राष्ट्रीय नवीकरण कोष यानी NRF की स्थापना की गई थी। अभी नोट, आदेशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था के विनियामक एवं मुख्य विकास एजेंट की भूमिका निभाता है, वहीं निर्देशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था में सहयोगी की भूमिका में होता है। भारत में 1991 ईस्वी में पूर्व आदेशात्मक योजना लागू थी, जबकि 1991 ईस्वी के बाद से निर्देशात्मक योजना लागू है। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। 8वीं पंचवर्षीय योजना क्या है? इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य को दिया जाता है, अर्थात मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है। इसके अतिरिक्त आधारभूत ढांचे का सशक्तिकरण तथा शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योगों का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत इस योजना से की गई। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ध्यान रहे 1993, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ चीज़ों को, की शुरुआत की गई। 8वीं योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। कब हुई? मार्च 1993 में। भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के तहत महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब महिलाओं को आमदनी सृजन के कार्यों के लिए संपत्ति निर्माण के लिए लघु ऋण प्रदान करना था।
इसके तहत आरंभिक कोष की सीमा 31 करोड़ रुपए रखी गई थी। इस योजना में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के लिए 15 से 35 वर्ष के लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया गया एवं इस योजना का मुख्य लक्ष्य महिला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना था। नेक्स्ट है नवीं पंचवर्षीय योजना, जो 1997 से 2002 तक चला था। क्या था? नौवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया था। इस योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया है। क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया है। नवी योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता क्रम में निम्नलिखित क्षेत्रों को चुना गया। किस लिए? आत्मनिर्भरता के लिए। पहला, भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना। दूसरा, विदेशी ऋण भार को न केवल बढ़ने से रोकना बल्कि उसमें कमी भी लाना। तीसरा, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। चौथा, प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। पांचवा, जड़ी बूटियों और औषधीय मूल के पेड़ पौधों सहित प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग और संरक्षण। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2002 से 7 तक चली थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना का जो थी 2007 से 12 तक था। ध्यान रहे इसी योजना में सर्वाधिक जो है वृद्धि हुआ था, उपलब्धि। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ हुई थी। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। 11वीं पंचवर्षीय योजना सकल घरेलू उत्पाद की औसत समृद्धि वृद्धि दर 8.3% यानी 8.3% रहे। इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं योजना में ही रहे। ऊंची वृद्धि दर की दृष्टि से इसके बाद 10वीं योजना रहे। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के विकास की दर क्रमशः कृषि का कितना था? 3.3%, उद्योग का कितना था? 6.6%, सेवा क्षेत्र का 9.8% रहा था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के विकास के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा थी। अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। अब है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवा की मद में विनिहित की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, किसमें? सामाजिक सेवा में सर्वाधिक धनराशि लगी थी। अब हम पढ़ते हैं नीति आयोग को। तो योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया कब? 15 अगस्त 2014 को। क्या हो गया? योजना आयोग समाप्त हो गया, यानी प्लानिंग कमीशन समाप्त। फिर क्या आया? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आए। 1 जनवरी 2015 नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था अर्थात नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन किया गया। कहीं कहीं बीपीएससी में इसका वो भी पूछ लेता है, इसका मतलब क्या है फुल फॉर्म। तो क्या है? एन फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। क्या करेगा नीति आयोग? तो सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करने के साथ उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। यह केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकारों की नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। नीति आयोग के उद्देश्य क्या है, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग? राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों, रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना, सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण, सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना, ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण करने हेतु तंत्र विकसित करना एवं इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाना, आर्थिक प्रगति से वंचित रहे लोगों पर विशेष ध्यान देना, अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच तैयार करना एवं रणनीतिक और दीर्घावधिक नीतियों तथा कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करना। नोट: भारत में आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। अब हम आते हैं चैप्टर 6, छठी आर्थिक गणना 2014।
छठी आर्थिक गणना 2014 संयुक्त रूप से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO एवं राज्य या केंद्र शासित राज्यों के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जनवरी 2013 से अप्रैल 2014 के बीच की गई। इसकी रिपोर्ट 30 जुलाई 2014 को प्रकाशित की गई। छठी आर्थिक गणना 2014 के अनुसार उद्यम संख्या के आधार पर शीर्ष 5 राज्य कौन थे? तो पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा तमिलनाडु और पांचवा आंध्र प्रदेश है। 3 शीर्ष संघ शासित प्रदेश कौन से हैं? दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी। सर्वाधिक रोजगार वाले 5 शीर्ष कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु एंड गुजरात। 3 शीर्ष केंद्र शासित क्षेत्र कौन से हैं? तो दिल्ली, चंडीगढ़ एंड पुदुचेरी। पांचवी एवं छठी आर्थिक गणना के बीच उद्यमों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि की दृष्टि से 5 शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो पहला है मणिपुर, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है असम, चौथा नागालैंड एंड पांचवा तेलंगाना। 3 शीर्ष केंद्र शासित क्षेत्र कौन से हैं? तो पहला अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दूसरा चंडीगढ़ एंड तीसरा दादर नगर हवेली। यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें लिखा है आर्थिक गणना और गणना संख्या एवं गणना वर्ष। तो पहली गणना कब हुई थी आर्थिक गणना? 1977 में, दूसरी 1980 में, तीसरी 1990 में यानी 1977 में पहला, उसके 3 वर्ष बाद 80 में जो हुआ था दूसरा, फिर उसके 10 साल बाद तीसरा, फिर उसके 8 साल बाद 1998 में चौथा, उसके बाद फिर उसके 7 साल बाद 2005 में यानी कि पाँचवीं 2005 में, छठी 2014 में हुई है। ठीक है, तो ये छठी गणना लेटेस्ट कौन सी है? 2014 की। पांचवी और छठी आर्थिक गणना के बीच कुल रोजगार में प्रतिशत वृद्धि में शीर्ष 5 राज्य कौन थे? तो मणिपुर, असम, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है 3 केंद्र शासित क्षेत्र कौन से थे? तो अंडमान निकोबार 1 नंबर पे, नंबर 2 दादर नगर हवेली और नंबर 3 दमन एवं दीव। अब ध्यान दें ये दोनों मर्ज हो चुका है। सातवीं आर्थिक गणना की क्षेत्र कार्य की शुरुआत 29 जुलाई 2019 को त्रिपुरा से की गई है। इसके बाद यह कार्य पुदुचेरी में किया जाएगा। अन्य राज्यों या संघ शासित प्रदेशों में क्षेत्र कार्य अगस्त या सितंबर 2019 में शुरू हुआ। क्षेत्र कार्य के सत्यापन और प्रमाणीकरण के बाद इसके परिणाम उपलब्ध होंगे। तो हमने इस प्रकार 6 चैप्टर तक कंप्लीट किया, यानी चैप्टर 4, 5 एंड 6 कंप्लीट कर लिया। अब हम आ चुके हैं चैप्टर 7 में। चैप्टर 7 है गरीबी। तो यह चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है, तो इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। ये ऑलरेडी 27 एंड 28 मिनट्स का यानी हाफ एन आवर्स का हो चुका है, तो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे से कवर करूँगी कि ऑलरेडी 7 to 10 पेज कवर कर रहा है। तो तब तक आप जितना भी तेज 4, 5 एंड 6 पढ़ा है उसे रिवाइज़ कीजिए एंड अच्छे से इकोनॉमिक्स टर्म को समझिए कि कहाँ पे क्या करना। वैसे तो 4 चैप्टर में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक टर्म नहीं थे, वो आपको एक रटाफिकेशन या चीज़ों को समझने जैसी ही थी कि किस योजना में कौन सी बातें की गई थी, क्या उपलब्धियाँ रही थी, ये सारी चीज़ें हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, फ़िलहाल खुश रहिए और हंसते रहिए और अपने जो प्रिपरेशन है उस पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।